नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज पड़ताल करेंगे उत्तर प्रदेश में बिछ रही चुनावी बिसात की। यूपी में कोरोना काल में सियासत गरमाई हुई है। सियासी दल अभी से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी में हलचल कुछ ज्यादा ही है। संघ भी सक्रिय हो गया है। कुछ दिन पहले दिल्ली में पीएम मोदी की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग हुई थी। अब यूपी में बैठकों का दौर चल रहा है। राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष नेताओं और मंत्रियों से मिल रहे हैं। सीएम योगी के आवास पर भी बैठक हुई और इसमें चुनावी मंथन हुआ। बीजेपी सेवा ही संगठन अभियान के जरिए खुद को मजबूत करेगी, लोगों का दिल जीतेगी। बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं भी है। पंचायत चुनाव में संतोषजनक प्रदर्शन के बाद दूसरे दलों के हौसले बुलंद है। एसपी, कांग्रेस और दूसरे छोटे दल भी आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे हैं। अखिलेश यादव की नजर आरएलडी और राकेश टिकैत पर है। वो पिछड़ों को भी साधने में जुटे हुए हैं। वहीं शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस भी आपदा को भुनाने में जुटी है। गांव में कोरोना किट बांटकर अपनी पैठ बढ़ा रही है। इन सब के बीच ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, चंद्रशेखर की आजाद समाज जैसी पार्टियां भी खेल बिगाड़ने को तैयार है। बहरहाल यूपी में कैसी चल रही है राजनीतिक उठापटक, किसमें कितना दमखम है, क्या किसान आंदोलन और कोरोना जैसे मुद्दे बीजेपी पर भारी पड़ेंगे, इन तमाम सवालों का आज विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत एक रिपोर्ट के साथ करते हैं। यूपी में बिछी चुनावी बिसात, तेज हुआ सियासी संग्राम। बीजेपी ने अभी से ठोके ताल, 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दाव। दूसरे दल भी मात देने को तैयार। कोरोना काल में भी उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। चुनाव अगले साल है, लेकिन पार्टियां अभी से रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी में गहमा गहमी कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है। बीजेपी सेवा ही संगठन अभियान के जरिए खुद को मजबूत करेगी, लोगों का दिल जीतेगी। बीजेपी मुख्यालय में हुई हाई लेवल बैठक में तमाम मुद्दों पर मंथन हुआ। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष, प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत का दावा किया। मंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। 2022 300 पार। उत्तर प्रदेश में 2022 में फिर प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी होनी है और उसके लिए अभी से रणनीति बना करके पूरी चाक चौबंद तैयारी के साथ विजय परचम लहराने के लिए ताकत के साथ चलना है। वहीं पंचायत चुनाव में उम्मीद से कम मिलने के बाद भी अब बीजेपी में जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर हलचल तेज है। 2 दिन पहले ही टिकट बंटवारे को लेकर सीएम योगी की अगुवाई में बैठक भी हुई थी, जिसमें टिकट बंटवारे के नियम भी तय किए गए। वहीं योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी चर्चा जोरों पर है। फेरबदल की संभावनाओं के बीच एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, यूपी में डबल इंजन से राज्य को खींचने की झूठे दावे करने वालों के बीच खींचतान जारी है। बीजेपी की ये अजब नीति है। यूपी के मुख्यमंत्री पर दिल्ली के एक अधिकारी को उनकी मर्जी के बगैर थोपा जा रहा है। उधर बीजेपी के साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरे दल भी चुनावी तैयारी में जुटे हैं। कांग्रेस आपदा में अफसर तलाशने में जुटी है। गांव-गांव मेडिकल किट बांट रही है। प्रियंका को सीएम का चेहरा बनाने की मांग भी उठ रही है। अखिलेश यादव भी बड़ी रणनीति बनाने में जुटे हैं। अखिलेश किसान आंदोलन से उपजे विरोध को भुनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव की नजर रालोद और राकेश टिकैत पर है। किसान आंदोलन ने रालोद में नई जान फूंकी है। रालोद ने पंचायत चुनाव में मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और बिजनौर में अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी भी ताल ठोक रही है।
पीएसपी ने प्रदेश के करीब 150 सीटों पर चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए किसी से भी समझौते को तैयार है। दरअसल पंचायत चुनाव के बाद जहां बीजेपी को निराशा हाथ लगी, वहीं दूसरे दलों को उम्मीद से ज्यादा मिला। सूबे के कुल 3050 जिला पंचायत सदस्यों में से 690 बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को ही जीत मिली। एसपी समर्थित 747 उम्मीदवार जीते। आरएलडी को 35 और महादल को 2 सीटें मिली। बीएसपी को 381, कांग्रेस को 76 सीटें मिली। निर्दलियों और अन्य को 1156 सीटें मिली। यूपी में छोटे दल भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मिलकर लड़े तो बड़ी पार्टियों के समीकरण गड़बड़ा सकते हैं। बहरहाल विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है। राजनीतिक उठापटक, नए समीकरण सूबे की सियासत की दिशा और दशा तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो यूपी के राजनीतिक मिजाज को आज समझने की कोशिश करेंगे। 2022 से पहले चुनावी तैयारियों को लेकर जो कोशिशें की जा रही हैं पार्टियों के जरिए, वो भी समझने का आज प्रयास होगा। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ दिनेश प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ सुनील सिंह जुड़ रहे हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ शुचि श्रीवास्तव जुड़ रही है कांग्रेस से, और साथ ही साथ विजय उपाध्याय सीनियर जर्नलिस्ट चर्चा का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत चर्चा की दिनेश प्रताप सिंह आप ही से। दिनेश जी, 2022 कितना चैलेंजिंग दिखाई देता है बीजेपी को प्रदेश में? घनश्याम जी, चुनाव कोई भी हो, आप जानते हैं पंचायत से पार्लियामेंट तक के चुनाव भारतीय जनता पार्टी को, और कई बार ये कह चुके हैं हम लोग तो सतत इसके लिए प्रयास करते हैं, हम पूरी तैयारी करते हैं। पार्टी जैसी तैयारी करता है वैसे भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी करती है। और चूंकि उत्तर प्रदेश की जहां तक बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी का शासन देखा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुजन समाजवादी पार्टी का शासन देखा है। उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी का शासन देखा है, कांग्रेस का शासन देखा है, और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को भी देखी। और मुझे लगता है कि जितने भी पार्टियों की अभी तक सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार अव्वल रही है। ये हम नहीं कहते, ये उत्तर प्रदेश की जनता कहती है। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काम कर रही, जिन्होंने जो जनता के लिए काम किया है, उसको देखकर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि पिछली बार की मुकाबले में से भी ज्यादा हमको सीटें उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। और प्रतिदिन इसके लिए प्रयास करते हैं, हम जनता की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए हमको आत्मविश्वास है। अच्छा, आपकी ये सेवा कोरोना काल में क्यों नजर नहीं आई? विपक्ष लगातार आपको कोरोना काल को लेकर घेरता रहा। किसान आंदोलन के मुद्दे पे आप पिछड़ते हुए दिखाई दिए। किसान लगातार आपके खिलाफ है। किसानों तो कैंपेनिंग तक शुरू कर दी है कि बीजेपी के खिलाफ यूपी में कैंपेनिंग की जाएगी। सर, ये सारी चीजें हैं, और लॉ एंड ऑर्डर के हालात और एनसीआरबी के आंकड़े, उन पे अगर मैं जाऊंगा तो फिर मेरा सवाल और बड़ा हो जाएगा। लेकिन दिनेश जी, आप बहुत सीजन प्रवक्ता हैं और लगातार बीजेपी का पक्ष रखते रहे। कुछ बातें ईमानदारी से भी तो कहिए। आपको नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी हावी हो जाएगी इस बार आप पे? घनश्याम जी, अच्छा आपने सवाल किया। अगर आप देखिए तो पूरे देश में सभी मुख्यमंत्रियों ने अच्छा काम किया, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जैसा काम किया, मुझे लगता है कि देश के कोई भी मुख्यमंत्री उस तरह से काम नहीं कर पाए। उनकी हर सराहना नहीं कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उनकी सराहना की है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी सराहना की है। अगर कोई राजनीतिक दल सराहना करे तो बात दूसरी है, लेकिन अगर हाई कोर्ट सराहना करे, अगर WHO सराहना करे, तो मानना पड़ेगा ना। और आप देखिए, इस वैश्विक महामारी में मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है कोविड पॉजिटिव हुए, और जैसे वो निगेटिव हुए उसी दिन से घनश्याम जी आप देख लीजिए, बाकी मुख्यमंत्री भी हो सकता है अपने ऑफिस में बैठ के काम को देख रहे हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिले जिले देख रहे हैं। वहाँ कोविड सेंटर का हाल देख रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट जो कर रहे हैं उनकी हाल देख रहे हैं, जो मरीज है उनको मिल रहे हैं। दिनेश जी, असल में मैं तो बीजेपी की चुनावी तैयारियों की चर्चा आपसे समझना चाह रहा था, लेकिन आप तो मुख्यमंत्री के नाम पे बैटिंग करने लगे। सर, उस पे भी मैं आऊंगा। कुछ खतरा है क्या सर इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उनके चेहरे को लेके, या फिर उनको रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है क्या? आप तो लगातार उनकी फील्डिंग करने लगे। सर, आपसे जवाब लूंगा। सर,
रहिएगा आप मेरे साथ। मुझे घनश्याम जी, मुझे तो नहीं लगता है ठीक है, ऐसा कौन सा कारण है। ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे सर, अभी थोड़ा और समय है मेरे पास। सुनील सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सुनील जी, इस बार असल में जो आपदा आपको दिखाई देती है, इसमें अवसर ढूंढने की वो कौन सी कोशिशें की जाएंगी जो बीजेपी से आपको आगे ले जाएं? क्योंकि बिना पावर के पार्टी चलाने में दिक्कत तो हो रही होंगी। घनश्याम जी, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा इस आपदा की घड़ी में देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र प्रवक्ता ने जिस तरह से अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे हैं, शायद इनको गंगा जी में बहती हुई लाशें नहीं दिखाई। तो क्या WHO ने मुख्यमंत्री की तारीफ नहीं की? सुनील जी, क्या आप इस बात को नकार देंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुख्यमंत्री की तारीफ की कि नहीं की? घनश्याम जी, मैं उसी पे आ रहा हूं जी। शायद WHO और हमारे मित्र को गंगा जी में बहती हुई लाशें नहीं दिखाई दी, और 100 से जो वो क्या नाम उसके कपड़े नोचे जा रहे थे, कफन नोचे जा रहे थे, ये ना हमारे मित्र को दिखाई दिया और ना WHO को दिखाई दिया। और पता नहीं, हमें नहीं लगता, भगवान न करे कोई अपने परिजन को खोया हो, लेकिन हम लोगों ने अपने परिजन को खोया है, अपने पड़ोसियों को खोया है। अभी हमारे पड़ोसियों के खोने का जो दर्द है, जो आंसू है, वो सूखा नहीं था। हमारे परिजनों के चिताओं की आग अभी बुझी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये जो जिस तरह से चुनावी मंथन प्रारंभ कर दी है, जो मैराथन बैठकों का दौर इनका प्रारंभ हो गया है, और इनकी सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से जो जनता के बीच में जनता ने इनके असली चेहरे को पहचान करके, इनके मुखौटों को उतार करके जिस तरह जनता ने इनको नकारा है, और इसकी जानकारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को है। और उसमें ये लोग उस अपनी जो जनता के द्वारा और देश के नागरिकों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को, योगी सरकार को जो नकार दिया गया है, उस नकारात्मकता के खिलाफ कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाए, दो दिन से आप देख रहे हैं किस तरह नाटक चल रहा है। कभी सूचना आती है कि मुख्यमंत्री हटा दिए जा रहे हैं, कभी सूचना आती है। सुनील जी, सवाल असल में मेरा यह है कि समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव को लेकर कैसे तैयारियों को देखती है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ बीजेपी को कोसने के अलावा अभी आपके पास अपना कोई रोड मैप, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है जो आप बता पाए। ऐसा नहीं घनश्याम जी, ऐसा नहीं है। हमने 5 साल के कार्यकाल में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल को दिखाया है उत्तर प्रदेश की जनता, और उत्तर प्रदेश की जनता अब तुलनात्मक अध्ययन करेगी हमारे 5 साल के कार्य को और भारतीय जनता पार्टी के अहंकारी सरकार के 5 साल के कार्य, हमारे विकास को, हमारे जो है विकास की जो गंगा हमने गली गली बहाया था, हमने जो एक्सप्रेसवे बना करके चैलेंज के साथ हमने जो एक्सप्रेसवे बनाया था, हमने जो लोहिया आवास किया था, हमने जो बच्चों को लैपटॉप बांटा था, हमने जो गरीबों को समाजवादी पेंशन दिया था, हमने विकास की गंगा बहाया था। सुनील जी, ये सारी बातें तो आपने प्रदेश के आवाम को समझाई थी ना, प्रदेश ने आपको नकार दिया सर, आपको हटा दिया। ये सारी बातें आपने तब भी समझाई थी, अब फिर उन्हीं बातों पे सामने आएंगे। सर कुछ नया बताएंगे कि नहीं बताएंगे? सर मोबाइल फोन भी अपडेट मांगता है समय समय पे, आपकी तो इतनी बड़ी पार्टी है, थोड़ा अपडेट करिए। घनश्याम, 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के जुमलों में फंस गई। अब भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा उतर गया है और जनता इंतजार कर रही, जनता तो चाह रही है कि सुनील जी 2017 में बीजेपी के जुमलों में प्रदेश फंसा या नहीं फंसा ये तो पता नहीं, लेकिन 2017 में आपकी पार्टी चाचा भतीजे की लड़ाई में जरूर फंस गई थी सर, उससे आगे निकलना होगा असल में। अभी पंचायत चुनाव का आपने देखा सर, घनश्याम जी, पंचायत चुनाव का रिजल्ट आपने देखा? जी देखा। इससे पहले विधान परिषद के चुनाव का रिजल्ट आपने देखा? जनता ने अपना
जनता ने अपना जनादेश दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी जनादेश खो चुकी है। ठीक है, शुचि श्रीवास्तव कांग्रेस से मेरे साथ हैं। शुचि जी, असल में 270 पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की जीत के बाद यह हौसला कांग्रेस का कितना बुलंद है अब 2022 के लिए? क्योंकि 2022 भी बेहद नजदीक है मैम, सभी पार्टी तैयारियां कर रही हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है? देखिए, अभी हमारे भाजपा के साथ सपा का शासन देखा, सपा का शासन देखा, कांग्रेस का शासन देखा। बेशक उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने सबका शासन देखा, लेकिन राम राज्य पर लाखों का कुशासन पहली बार देखा। दूसरा महत्वपूर्ण बात आई, उन्होंने बहुत ऐतिहासिक काम किया है। नोटबंदी ऐतिहासिक, जीडीपी गिरावट ऐतिहासिक, बेरोजगारी ऐतिहासिक, और काम करने की भाजपा को जरूरत ही क्या है? इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, इससे बड़ा और कितना विकास करना है? केंद्र में यूपीए की सरकारों का कट कॉपी पेस्ट और प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकारों का कट कॉपी पेस्ट। इसके अलावा उनका जो मुख्य कार्य है वो समाज में सद्भाव को नष्ट करना, सांप्रदायिकता और हिंसा भड़काना, ध्रुवीकरण करना। अब इनसे टाइम बचे तो चुनाव सर्वोपरि है, लेकिन जो ताजा जिला पंचायत के चुनाव के आंकड़े हैं तो आप देख रहे हैं, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी, चाहे अयोध्या, चाहे मुख्यमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र पूर्व में गोरखपुर रहा हो, चाहे बनारस, जनता ने इनको नकार दिया है। राजनीति एक साइक्लिक प्रोसेस है, अब कोई सत्ता में है, कल हम हो या सपा हो या हो, परम कर्तव्य ये है कि सार्वजनिक जीवन के प्रति हम दूसरों के हितों की कितनी रक्षा करते हैं, और जनमानस के हितों की जो अनदेखी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है वो निश्चय 70 वर्षों में ऐतिहासिक है और 5,000 वर्षों की सनातन संस्कृति। मैडम ठीक है, पंचायत चुनाव में आपने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो बाई इलेक्शन हुए 7 में से 6 सीटों पे आपने अपने कैंडिडेट उतारे, आप एक पे भी नहीं जीत पाई मैम। देखिए, हमने 70 वर्ष देश की सेवा की है, हमने इतना संयम और धैर्य है कि जो 7 वर्ष में संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाकर, ईडी इलेक्शन कमीशन को तोता बनाकर, सीबीआई और रेड डालकर, प्रोक्योरमेंट के नाम पर राज्यों का विभाजनकारी कर, हमें उतनी जल्दी नहीं है। हम आज भी पूरे देश की सेवा कर रहे हैं। कोविड में अगर किसी ने सबसे ज्यादा काम किया है तो वो कांग्रेस की हेल्प डेस्क है। ऑक्सीजन मैन श्रीनिवास को न्यूयॉर्क टाइम्स से पब्लिश किया है, राहुल गांधी जी के हाथ है। तो हम देश जब जूझ रहा है, लड़ रहा है, जो लाके तैरती हुई बता रहे हैं कि नाइजीरिया से आ रही है, जिनकी आंखों में इतना लज्जा नहीं है कि वो धरातल पर लोगों की स्थिति देख सके, जो इतना निष्ठुर है कि ऑक्सीजन की कमी, बिजली की कमी, वैक्सीन की कमी, और उसके बाद भी ऐतिहासिक दावे कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतना निष्ठुर हूँ या मेरी पार्टी या मेरी विचारधारा इस बात की इजाजत देती है। हम पूरे तन मन धन के साथ लड़ेंगे जैसे हमेशा लड़ा, लेकिन हमारे लिए जनता के हित सर्वोपरि होंगे सदा की भांति। ये सीखने की भारतीय जनता पार्टी को आवश्यक है। ठीक है, आप मेरे साथ बनी रहिए। मैं विजय उपाध्याय, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं। विजय जी, असल में राजनीतिक उठापटक और नए समीकरण प्रदेश की किस आबो हवा को प्रदेश के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं सर? आप तो लगातार यूपी की नब्ज को अच्छे से समझते हैं, पकड़े रहते हैं सर, कुछ बताइए इस बार क्या चल रहा है प्रदेश में? नहीं, जरा सा अपना सवाल दोहराइएगा। अच्छा विजय जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि असल में प्रदेश की आबो हवा किस तरफ जा रही है सर चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में, और बीजेपी कहाँ खड़ी हुई दिखाई देती है? देखिए, आज के दिन में ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सी पार्टी कहाँ खड़ी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या देश की राजनीति हो, जहाँ जब बहुत ज्यादा बड़े बहुमत से कोई पार्टी सरकार में आती है तो उसके लिए उसके सामने चुनौतियां भी उतनी बड़ी होती है, जनता की उम्मीदें उतनी बड़ी होती हैं। 1977 देख लीजिए, 1985 में कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार देख लीजिए, या फिर उत्तर प्रदेश में बहुमत की 2 सरकारें सपा और बसपा की या पिछली जो रही है उनको देख लीजिए, और भाजपा को तो बहुत ज्यादा बहुमत मिला है। तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो अपने इस जो 2017 का परफॉर्मेंस था उसको कैसे दोबारा रिपीट करें। अभी जैसे कोरोना है, अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है, जैसे बात की जा रही है, दावे किए जा रहे हैं, आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, तो क्या होगा? और दूसरा, अपोजिशन बार बार पंचायत चुनाव को कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो मुझे तो डाउट है कि अपोजिशन चुनाव भी होने देगा, विधानसभा की नहीं होने देगा। ये भी एक बहुत दिक्कत की बात है कि शायद कोरोना अगर रहेगा तो अपोजिशन ये मांग कर सकता है कि चुनाव न हो, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेके बहुत फशीयत की उन्होंने कि पंचायत चुनाव क्यों हुए। तो ये इस तरह की दिक्कतें हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेके भी ढेर सारे सवाल हुए कि क्यों हुए चुनाव नहीं होने चाहिए थे 5 राज्यों के। तो अगर कोरोना रहता है तो एक तो क्या स्थिति होगी, दूसरा सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं, और जहां तक बीजेपी की बात है 2014, 2017 और 2019 में बीजेपी चैंपियन रही, और बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जिसने लोकसभा चुनाव में सपा
विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस को बुरी तरह हराया और बहुत बुरी तरह हराया, और लोकसभा चुनाव में सपा बसपा के उस अलायंस को, जिसे बहुत जबरदस्त अलायंस माना जाता था, उसको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। और 12 सीटें ऐसी थी जहां सभी पार्टियां एक साथ थी, जिसमें सपा बसपा कांग्रेस और जनता आरजेडी चारों पार्टियां एक साथ थी। फिर भी उसमें से 1-2 सीटें ही जीत पाई ये अलायंस जो है, तो 3 सीटें। तो ये जो स्थिति है, ये 22 में कैसे बनेगी, 22 में जनता इनके साथ रहेगी, मोदी कार्ड कितना चलेगा, योगी कार्ड कितना चलेगा, और अपोजिशन किस तरीके का अपना रणनीति कैसे पेश करता है जनता के सामने, ये सारे पहलू जब शुरू होंगे तभी समझ में आएगा। जहां तक अभी पंचायत चुनाव का जो है, तो निश्चित तौर पर पंचायत चुनाव में बीजेपी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही है जिस तरीके की उनकी पास्ट परफॉर्मेंस है। तो ये विपक्ष के लिए एक ऑक्सीजन का काम करेगा कि भाई पंचायत चुनाव में बीजेपी को वो रिस्पांस पब्लिक ने नहीं दिया जिसके लिए वो दावा कर सकते। लेकिन सर, क्या पंचायत चुनाव को हम विधानसभा चुनाव के परिणामों से जोड़कर देख सकते हैं कि क्या हम यहाँ से कोई हिंट ले सकते हैं कि इस तरह की तस्वीर हम देखेंगे 2022 में? सर देखिए, पंचायत सदस्यों के जो रिजल्ट आए थे 2015 में, वो रिजल्ट निश्चित तौर पे उसमें बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया, हालांकि नंबर 1 में समाजवादी पार्टी थी। और पिछले 2-3 पंचायत चुनाव जिस राज्य की सरकार के जमाने में हुए, उसी सत्तारूढ़ दल के हिसाब से चुनाव के रिजल्ट आए थे। और लेकिन विधानसभा चुनाव में वो रिजल्ट उलट गए, बीजेपी के साथ उल्टा हुआ। अगर ये इस बात को देखेंगे तो बाई इलेक्शन हारने के बावजूद बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है चुनाव में, तो हम ये भी कह सकते हैं कि शायद पंचायत चुनाव हारने के बाद विधानसभा में अच्छा परफॉर्म करेगी। ऐसा अनुमान के तौर पे कहा जा सकता है कि भाई चूंकि 3 लोकसभा ये हारे, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें इनकी सीटें ठीक ठाक आ गई, विपक्ष को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ जैसा होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी। हम लोग तो उस समय सोचते थे शायद 27-28 सीटें बीजेपी की आ जाए तो भी बड़ी बात है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन ऐसा था। या जब 2017 में सपा और कांग्रेस एक साथ आई थी तो वो हम लोगों के हिसाब से बहुत बड़ा अलायंस था, लेकिन उस अलायंस में भी बीजेपी ने उसको भी पिछाड़ दिया था। तो अब अगर आप बाई इलेक्शन को देखेंगे तो बाई इलेक्शन में बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन जनरल इलेक्शन में बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। तो अगर इस पैमाने पे देखेंगे तो पंचायत चुनाव में अच्छा, और बीजेपी ने अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी। रिजल्ट आने के तुरंत बाद अब बैठकें हो रही है, मंत्रियों से मिल रहे हैं, हार के कारणों की और जीतने की रणनीति पे चर्चा बीजेपी ने शुरू कर दिया है। तो बीजेपी बहुत अलर्ट है, 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है और एक नए तरीके की राजनीति 2014 से कर रही है, जिसमें सोशल मीडिया भी है, जिसमें कार्यकर्ताओं का मोबिलाइजेशन है, जिसमें नेता जो है फुल टाइम काम कर रहे हैं। तो ये एक नई तरीके की राजनीति है और उसका उनको फायदा होना। जी दिनेश जी, असल में आज स्वामी प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य को मैं सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि देखिए यूपी के चुनाव में हम 300 के पार सीटें जीत सकते हैं, जीतेंगे सकते तो मैं कह रहा हूं सर, जीतने का दावा उन्होंने किया है दोनों ने। सर, इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? ऐसा क्या अपने प्रदेश में कर दिया अपने कार्यकाल में, अपने शासन में, कि 300 के पार की बात असल में आप लोग करने लगे? हालांकि अभी हालिया 200 के पार की बात भी आप बंगाल में कर रहे थे, 77 पे जाके अटक गए, वो अलहदा मसला हो जाएगा, लेकिन फिर भी यूपी में 300 पार। सर, इस कॉन्फिडेंस की वजह? इस कॉन्फिडेंस की वजह है कि जनता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया कार्य, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। आप तुलना कर लीजिए, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। आप इसी वैश्विक महामारी में आप देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा डेथ रेट कहाँ रहे। लोग चर्चा करते हैं, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे, उस समय मुझे बड़ा दुख हो रहा था, किस वैश्विक महामारी में वो कह रहे थे कि कौन राजनीति कर रहा था, किस दल के नेता ने प्रेस करके कहा था, वैक्सीन का माहौल कौन उड़ाया था, इसने कहा था कि हमें वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। और कौन से नेता, अभी कांग्रेस की भी प्रवक्ता कह रही थी, कौन से नेता ने अभी, तो ये वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी की है क्या? नहीं, किसने कहा इसको? आप कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने कहा। अब आप कह रहे हैं ना कि अखिलेश यादव कहते तो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन तो अभी नहीं आई, नहीं लगाई उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन। बिल्कुल, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के, हम कह रहे हैं लोगों को, घनश्याम जी, जब कोई लीडर कोई बात कहता है तो कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं, उनके पार्टी के लोग फॉलो करते हैं, कुछ उनके मुट्ठी भर कार्यकर्ता होंगे, बहुत कार्यकर्ता तो नहीं होंगे, अब बहुत बचे नहीं है, वो उनको फॉलो करते होंगे। अगर वो अपील करते कि नहीं, हमारे देश के साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, अनुसंधानकर्ताओं ने दिन रात एक करके उन्होंने वैक्सीन को डेवलप किया, तब लोगों
लोगों को जागरूकता फैलाते कि नहीं, कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन आप लगवाइए। कांग्रेस पार्टी की भी प्रवक्ता कह रही थी, ध्यान दीजिए, अभी धरपकड़ हो रही थी जब ऑक्सीजन की किल्लत थी, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कहाँ मिल रहे थे, और कौन से नेता ने प्रेस करके उनको बचाने का काम किया था। अगर किसी से पूछताछ हो रही है तो आरोप लगाने का काम किया था। मैं उस बात में नहीं जाता हूँ। दूसरी चीज जो आपका मूल सवाल है, आपने कहा कि आत्मविश्वास आता है। आत्मविश्वास जनता के बीच काम करने से आता है, अपने परिवार में रेवड़ियां बांटने से नहीं आता। समाजवादी पार्टी के शासन में ना 12 लाख तक की थी एक दर्जन एक परिवार। कांग्रेस पार्टी लगी थी ना, उत्तर प्रदेश में लगे थे माँ बेटी। तो ये बंगाल वाला ही कॉन्फिडेंस है या यूपी के लिए कुछ और कॉन्फिडेंस लाए अलग से कहीं से? बंगाल वाले कॉन्फिडेंस है या अलग से आयात किया यूपी के लिए कॉन्फिडेंस है? जब लोग बंगाल की भी चर्चा करते हैं, बाकी दल अपनी बात नहीं स्थिति देखते हैं, उनको भी चिंता है। जैसे हमको चिंता है कि ज्यादा सीटें आनी चाहिए थी, हमारे विरोधियों को भी चिंता है कि ज्यादा सीटें आनी चाहिए थी। अरे हम 3 से 75 पर पहुंच गए, गजब बात लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक बढ़ोतरी 75 सीट में नहीं दिख रही है, और जो नेपथ्य में चले गए कांग्रेस पार्टी, वो अपनी जीत देख रही। भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सीटें कम आई, अरे आपकी उम्मीद से कम आई, आपकी उम्मीद से ज्यादा आई। 3 से 75 सीटें समझ में नहीं आता। और दूसरी चीज जो उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, जरा आप देखिए ना। सर असल में आप तो टॉपर स्टूडेंट है ना, आप टॉपर स्टूडेंट हैं, हर एग्जाम को टॉप करने का मादा रखते हैं और दावा भी करते हैं। अगर आपके मार्क्स कम आएंगे तो फिर पूछा जाएगा कि आपके मार्क्स कम रहेगा, वो भी तब जब 24/7 आप इलेक्शन मोड में रहते हैं। इलेक्शन मोड नहीं, हम सेवा मोड में रहते हैं। अभी जैसे एक उदाहरण लीजिए, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री उत्तर प्रदेश आए, एक सतत प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी। घनश्याम जी आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत दिनों से आप देख रहे हैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री विभिन्न प्रदेशों में जाते हैं, समीक्षा करते हैं, जो कमियां है उस तरफ इंगित करते हैं, जहां परिमार्जित करने की जरूरत है सुझाव देते हैं, फीडबैक लेते हैं, आगे की कार्य योजना पर चर्चा होती है। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश आए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की मीडिया में हो या बाकी विरोधी दलों में हो, इस तरह की चर्चा चल रही है। ये इस तरह की चर्चा करते रहेंगे, बाकी दलों के लोग अपना अपना गाल बजाएं। और भारतीय जनता पार्टी का जो काम करना है, हमारा संगठन इस वैश्विक महामारी सर, ये चर्चाएं यूं ही नहीं है सर। हमने असम में देखा सर, आपके फॉर्मेट को आपने किस तरीके से सर्बानंद सोनोवाल को साइडलाइन कर दिया और सीएम के तौर पे किसी का भी नाम आगे नहीं लिया। सर इस तरह की सुखबुकाहट है कि असम वाला फॉर्मेट यूपी में भी अख्तियार करने जा रहे हैं। नहीं देखिए, सर्बानंद सोनोवाल जी के साथ घनश्याम जी, मैं तो पर्सनली हमारे मंत्री के विभाग के मैं काम किया हूँ। देखिए सर्बानंद सोनोवाल जी भी अच्छे मुख्यमंत्री थे। देखिए अगर उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, हेमंत बिश्व शर्मा को बनाया गया, अच्छे मुख्यमंत्री है, काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगीनाथ, मैंने कहा ना आदित्यनाथ जी को, आप देखिए तुलना कर लीजिए किसी मुख्यमंत्री की। इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतनी ईमानदारी, ठीक है, चर्चा करेंगे सर, इस पे चर्चा करेंगे। अच्छा कहिए। नहीं, कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री को देख लीजिए, उनकी प्रवक्ता बैठी। अबे छत्तीसगढ़ में वहाँ की सरकार ने कहा कि हम तो सोच रहे हैं कि कैसे दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर, राहत चीजें कैसे हम पहुंचा पाए लोगों तक। ये लोग क्या पहुंचा रहे हैं घरों तक? शराब। अभी आम आदमी पार्टी ने भी कल किया कैबिनेट में फैसला कि घर घर वो भी शराब की डिलीवरी देंगे। मतलब देखिए, सोच का अंतर होता है सरकार और समाजवादी पार्टी या तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने, किसी ने कहा था मुझे याद है, उन्होंने कहा ये तो नाम बदल रहे हैं शहरों का, इलाहाबाद को प्रयागराज, फैजाबाद को अयोध्या। हो सकता है इनको दिक्कत हो रही हो। विकास, रोजगार और सुशासन, इन्होंने ठगा है प्रदेश की जनता को। इन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख लोगों को 15 लाख रुपया हर खाते में देंगे, और किसानों का जो उपज का 2 गुना मूल्य देंगे। क्या हुआ? जो इन्होंने कहा था ये कोई भी काम का हुआ क्या? आप कानून व्यवस्था की बात आप कर लीजिए, आप विकास की बात कर लीजिए, और मैं दावे के साथ कहता हूं घनश्याम जी, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं, और गोरखपुर से लेकर के गाजियाबाद तक केंद्र सरकार के 7 साल के कोई भी काम सड़क के दूसरी तरफ दिखा दीजिए, मैं मान लूंगा कि हाँ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। और जिस अहंकार की बात कर रहे हैं ना अभी हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमने 3 से 75 को पहुंच गया, ये मेरी विजय है, मैं तो टॉप कर गया। दिल्ली भूल गए क्या? दिल्ली में 2.5 क्लास नहीं किए हैं। ये अहंकार अच्छा नहीं होता है। तो जनता है, जनता अगर मुड़ गई तो आपको हीरो बना दी
और जनता ने आपको फर्श पे पहुंचा दी, और जनता ने मन बना दिया तो आपको फर्श पे पहुंचा दिया। और जनता ने अगर आपको आशीर्वाद दिया, हमें जनता के आशीर्वाद का पूरा भरोसा है। हमने 5 साल अखिलेश यादव के नेतृत्व में विकास किया है, लोगों के दिल को जीता है। हम चुपचाबाजी नहीं किए हैं, हम अपने किए गए कार्यों पे, हम अपने जो हमने करके दिखाया है उस पर हम 2022 में आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नफरत राजनीति, जो भारतीय जनता पार्टी शमशान पाकिस्तान की राजनीति है, जो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू और मुसलमान की बात की है, जो भारतीय जनता पार्टी ने नफरत खड़ा की है, उस नफरत दीवार को गिरा करके मोहब्बत का पैगाम लेकर समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जाएगी, विकास और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नफरत की राजनीति को समाप्त करने के मुद्दे को लेकर 2022 में जनता के। सुनील जी, आपके पिछले 5 साल के किए गए कामों पे जनता अब 2022 में यकीन कर लेगी, और जो वर्तमान में काम बीजेपी कर रही है उस पर यकीन नहीं करेगी। सर, ये भी तो थोड़ा व्यवहारिक नहीं लगता ना? ऐसा क्यों होगा? घनश्याम जी बताए ना, घनश्याम जी बताए ना, किसानों के लिए क्या किया भारतीय जनता पार्टी, बेरोजगारों के लिए क्या किया, कर्मचारियों के लिए क्या किया, बताए तो बताना चाहिए ना। ठीक है, क्या किया इन्होंने? ठीक है, ठीक है। कांग्रेस के पास जाऊं उससे पहले आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? कहिए, कहिए दिनेश जी। इन्होंने एक प्रश्न पूछा कि हमने क्या किया किसानों के लिए। मैं सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं घनश्याम जी, आपको तो याद ही होगा, सुनील जी के शायद याददाश्त कमजोर हो, कि उत्तर प्रदेश के किसान अगर खाद लेने भी जाते थे समाजवादी पार्टी के शासन में ना, पैसा देने के बाद भी खाद नहीं मिलती थी, लाठी मिलती थी। आप भूल गए? नहरों में हेड से टेल तक पानी पहुंचता नहीं था, आप भूल गए? बिजली आने और जाने का समय नहीं होता था, आप भूल गए? आपने विकास किया था। दिनेश जी, किसानों के वकील मत बनिए सर। ठीक है दिनेश जी, किसानों के वकील मत बनिए। किसान कितने बेहाल हैं और किस तरह की अपनी आवाज उठा रहे हैं वो सब जान रहे हैं सर। किसान सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनसे बात कर लीजिए। नहीं, किसानों की पैरवी अच्छी नहीं लग रही आपके मुंह से। समाजवादी पार्टी के शासन ने किया था, जरा बता दीजिए। नहीं, दिनेश जी, तुलना कर लीजिए। दिनेश जी, सुनील जी एक एक करके, सुनील जी एक एक करके, सुनील जी एक एक करके, एक एक करके। अगर बिजली आनी है तो 24 घंटे। आज जहाँ गोरखपुर से लेकर और गाजियाबाद तक की बात करें सुनील जी ना, आप गोरखपुर में रहते हैं, जितनी बिजली गोरखपुर को आती है उतनी बिजली गाजियाबाद को भी आती है। जानकारी कितना बिजली घर भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं होती है। मुलायम सिंह यादव के गाँव में ज्यादा बिजली आएगी और सुनील के गाँव में कम बिजली आएगी, ये आप तय करते हैं। जरा सुनील जी सुनिए, जब प्रश्न पूछा जाइए तो जवाब लेने का हमदा होना चाहिए, बीच में बोलने से नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, आज हर 3 जनपदों में, हर तीसरे जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहा है। आपको दिखेगा विकास? आप तो एक परिवार कितनी योजनाएं आप ले आए, सब में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हमारी सरकार ने बताया कोरोना के संकट। ठीक है सर, एक एक करके। दिनेश जी 30 सेकंड बस सर, बस ठीक है, बस हो गया। शुचि श्रीवास्तव, असल में पिछली बार तो साथ समाजवादी पार्टी का भी था, लेकिन इस बार ये साथ भी नहीं है। इस बार कांग्रेस किसके साथ के साथ अपनी बात आगे बढ़ाएगी मैम? कांग्रेस कोई ऐसी पार्टी है जिसका गठन कल हुआ? आजादी के इतिहास से जुड़ी हुई पार्टी है, बहुत ही समृद्ध हमारी विरासत है, और ऐतिहासिक रूप से हमने बहुत लंबे समय के लिए, मैंने कहा ना कि हमें 7 वर्ष की सत्ता का गुरूर नहीं है कि हम देश को बेचने में लग जाएं, अनर्गल प्रलाप करें और उसको विकास का नाम दें। हमारे पास यथावत कारण है, हम जनता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने तो 7 वर्षों में और यहाँ प्रदेश में जो ऐतिहासिक कुख्यात कुकर्म है उनकी तो कोई उसके लिए, अभी आप सपा के प्रवक्ता को कह रहे थे, जब तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई ऐतिहासिक ही उन्होंने सब कुछ किया है और उन्हें काम करने की आवश्यकता ही क्या है? वो तो कट कॉपी पेस्ट करते हैं और ध्रुवीकरण करते हैं। तो हम इस डिविजन पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं। और आज भी जो आपने देखा, जीडीपी में 70 वर्षों में ऐतिहासिक गिरावट है, बेरोजगारी 45 वर्षों में ऐतिहासिक है, नोटबंदी ऐतिहासिक है, काला धन लाने की प्रक्रिया ऐतिहासिक है, आर्थिक भगोड़ों को देश से भागने की प्रक्रिया ऐतिहासिक है। रामदेव जैसे चोर उचक्के जो 35 रुपए लीटर पेट्रोल दिलाने की बात करते थे, जो सिलेंडर का दाम कम करा रहे, तो आम आदमी की कमर टूटी है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं जीवन को। और ऐसे समय में स्वास्थ्य की इतनी बदहाल सेवाएं, अगर हम सिर्फ कोविड पैंडेमिक की मिस हैंडलिंग की ही बात करें तो 14 महीने से सरकार के पास
तैयारी के लिए। अभी भाजपा की वैक्सीन कह रहे हैं, देखिए वैक्सीन वैज्ञानिक होती है, भाजपा या किसी अन्य दल का उस पर एकाधिकार नहीं है। सुश्री श्रीवास्तव, तो सुश्री प्रधानमंत्री श्रीवास्तव, को भी सोचना था कि बंगाल में क्या किया, कुंभ में ठीक है क्या किया। मैडम, मुझे शाम एक को बात 2 गज दूरी सुची जी मुझे हाँ एक जी। बात समझा दीजिए कि असल में जब कांग्रेस जनता की इतनी बड़ी आवाज है तो ये जनता इलेक्शन के दौरान अपनी इस आवाज को वोटों से सपोर्ट क्यों नहीं करती? मैम बंगाल में तो बहुत 0 पे अटक गए, 0, बहुत अच्छी 0 बात मैम। कही। देखिए 2014 में नकली सपने और झूठे वादों का पुलिंदा लेकर एक जुमलेबाज पार्टी अपने विचारों को लेकर आगे आई। कुछ भी नहीं कर पाए वो 7-8 सालों में, और जो शोर मचा रहे थे बहुत ज्यादा, जो सीधे तो ट्रेंड होते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, क्या कुछ भी सिद्ध हुआ नहीं। लेकिन बीजेपी को एक एब्सोल्यूट मैंडेट मिला और उसकी सजा देश भुगत रहा है। जो दुर्गति राज्यों की हो रही है, जो जनमानस के जो हालात हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस हो रहे हैं, गरीबी की जो आफत हो रही है, जिस तरह स्टार्टअप्स और मैडम आपकी सारी बातें सही मान लूंगा, आपकी सारी बातें सही मान लूंगा, लेकिन इस बेकार बीजेपी की आपके हिसाब से वो कौन सा विकल्प है? वो कांग्रेस विकल्प है क्या बीजेपी का? अगर ऐसा है तो फिर लोग ये मानने को तैयार क्यों नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी का विकल्प बन सकती है? और इलेक्शन में वो आपका जलवा क्यों नजर नहीं आता मैम? हमारे पास भारतीय जनता पार्टी के अनुपात में धन कहाँ है? ना तो हमने इलेक्टोरल 60 बरस राज किया आपने, अभी आपने खुद ही बताया, इतनी बड़ी ऐतिहासिक पार्टी अपने को बता दिया आपने, उसके बावजूद इतना अभाव। अंबानी और अडानी के चरणों में पूंजीपति ये जो फंड मैनेज करते हैं, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी खड़ी है और भारी मात्रा में उसके पास चंदे हैं, और वो सब आरटीआई और कैग और सेबी और ऑडिट के दायरे से बाहर है। जो प्रधानमंत्री इतना स्वार्थी, इतना निष्ठुर है कि पीएम केयर को ऑडिट के दायरे से बाहर रखता है, आरटीआई के दायरे से बाहर रखता है, चाइना से भी फंड ले लेता है, टिकटॉक में भी लगा लेता है, आरोप सेतु भी बाहर से बना लेता है। तो देश में खेल लगी है संसाधनों को बेचने की, बैंकों को बेचने की। तो जो अब तक हमने संस्कृति और संभाल के जो कुछ भी रखा था 70 वर्षों में, वो सब कुछ तो बिकाऊ है बीजेपी के राज में। तो भाजपा पैसा खड़ा कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मॉडिफाइड वर्जन है भारतीय जनता पार्टी। तो मोदी जी हिंदुस्तान के वॉइसराय हैं, गाड़ियों का काफिला उनका पुराना हुआ, भाई नई गाड़ियों का कन्वॉय है। आपदा में लोग पूछ रहे थे, 8,000 करोड़ का विमान खरीदा। और सेंट्रल विस्टा को आप क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन का अभाव है, पीपीई किट का अभाव है, ड्रग्स की कालाबाजारी है, ठीक है मैम, ठीक है, एक जवाब ले लेते हैं। दिनेश जी जवाब, ठीक है दिनेश जी काउंटर करिए प्लीज। घनश्याम जी बीच में नहीं बोलता क्योंकि सुची जी बीच में नहीं बोलती, अच्छा लगता है। कितनी बातें कर रही थी ना, वो महिमा मंडन अपनी पार्टी का कर रहे थे, चरित्र इनकी पार्टी का जो गिना रहे थे, कह रहे थे पैसा नहीं है इनकी पार्टी के पास। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक तो यही लूट कर रहे थे। अभी माँ बेटे दोनों जमानत पर किसकी है इनसे पूछ लीजिए। अभी महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, एक मंत्री 100 करोड़ रुपए, शर्म नहीं आती, 100 करोड़ रुपए महीने की वसूली में लगे हुए। ये लोग कह रहे पैसे नहीं है। इनके वित्त मंत्री तक जेल होके लौटा, किस मामले में होके आ गए थे जरा बता दीजिए ना। रोज एक घोटाले आते थे, आज भी नहीं छूट रही। सबसे ज्यादा वैक्सीन अगर बर्बाद हो रही आज भी तो कांग्रेस शासित राज्यों में हो रही। ये क्या हो रहा है? और नाटक करने के लिए आप कह दीजिए, सिर्फ घोटाले करने के लिए कांग्रेस पार्टी थी। और जिस उत्तर प्रदेश में बैठकर आज हम लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा कर रहे हैं, पूरा परिवार लगा था। इनकी परंपरागत थी कहने के लिए, इनसे सबसे बड़े नेता ये कहते हैं, बाकी जनता नहीं मानती। कोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से भगा दिया उत्तर प्रदेश की जनता। कौन से मुंह से राजनीति उत्तर प्रदेश की करना चाहते हैं? आपके चाल चले तो चेहरे को उत्तर प्रदेश की जनता ने, पूरे देश की जनता ने देखा है। जब आप इस तरह से आज 7 वर्ष हो गया केंद्र सरकार का, एक आरोप नहीं लगा पाई कांग्रेस पार्टी। आज सिर्फ चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर सिर्फ भारत और मोदी जी को बदनाम करने की जो साजिश रखते हैं वो भी कामयाब नहीं हो पाए। ठीक है दिनेश जी, ठीक है दिनेश जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई सर, हो गई। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय भी मेरे साथ हैं। विजय जी, असल में जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, उसके हिसाब से क्या हम ये आकलन लगा सकते हैं कि ये मुद्दे आने वाले समय में किसी भी पार्टी के लिए नुकसान या भी किसी भी पार्टी के लिए फायदा पहुंचा सकते हैं? चाहे वो बात कोविड की हो, चाहे वो बात किसान आंदोलन की हो, महंगाई की हो, पेट्रोल डीजल की हो। क्या आपको लगता है सर ये मुद्दे आने वाले समय में किसी को भी नुकसान या फायदा पहुंचा सकते हैं, और बीजेपी के लिए खासकर सर? देखिए अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो विपक्षी दल है उनके जो मुद्दे हैं वो अस्पष्ट हैं।
किसानों ने आंदोलन किया तो अपोजिशन ने किसान को मुद्दा बनाने की कोशिश की। कोरोना चल रहा था, लोग परेशान हुए तो कोरोना को मुद्दा बनाने की कोशिश की। तो ये जो टेम्परेरी मुद्दे हैं ये शायद चुनाव में कितना चलेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जो एक रोड मैप होना चाहिए विपक्ष के पास सरकार पर अटैक करने का, सरकार को कटघरे में खड़ा करने का, ऐसा रोड मैप मुझे नहीं दिखता। हाँ, विपक्ष एक काम करता है कि वो मीडिया पे भरपूर आरोप लगाता है कि मीडिया जो है वो गड़बड़ कर रहा है, और वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि विपक्ष जितने काम करता है मीडिया उसको जरूर दिखाता है। लेकिन मुद्दे तय करना ये राजनीतिक दलों का अपना उनका अधिकार है, और वो मुद्दे तय करेंगे या नहीं तय करेंगे ये भी उनको ही तय करना है। क्योंकि आप देखिए 2014 से जो भारतीय जनता पार्टी जब 73 सीटें लोकसभा की जीती थी यहाँ पे, तो उसके मुद्दे स्पष्ट थे और उस समय समाजवादी पार्टी का शासन था। 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो भी बीजेपी ने बिल्कुल स्पष्ट मुद्दे चुने थे और पहले से उस पर काम शुरू कर दिया था। 2019 में लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपने मुद्दे स्पष्ट करके रखे थे। लेकिन जो बीजेपी को चुनौती देने वाले दल हैं उनके मुद्दों में अब वो कहेंगे कि भाई मीडिया का ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं है, लेकिन रिजल्ट ये बताते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेशन ठीक है। अगर आप मुद्दे ठीक से चुने होते, स्पष्टता होती और साफ तरीके से रोड मैप बनाया होता अपोजिशन ने, तो शायद अपोजिशन को अच्छी सीटें मिलती। तो ये जो अस्थायी मुद्दों के साथ राजनीति हो रही है, ये अब जैसे किसान मुद्दा है तो किसान तो राजनीतिक दलों ने मुद्दा बनाया नहीं, वो तो किसान आंदोलन ने किसानों ने अपना मुद्दा बनाया, बाद में राजनीतिक दल उसमें शामिल हुए। तो मुद्दे तो चुनिए आप, कौन सा मुद्दा मजबूत होगा जो चुनाव में आपको जिता सकता है, ऐसे मुद्दे तो चुनिए। अगर बेरोजगार चिल्लाना शुरू करते हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है और ट्विटर पे एक दिन ट्रेंड करता है 3 महीने पहले, तो अपोजिशन को लगता है ये तो मुद्दा हो सकता है, तो थोड़े दिन उसको चलाते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। ऐसे ही कोरोना में जो सरकार की नाकामियां हैं उस पे वो मुद्दे चुनने में वो देरी करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि जैसे आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन मुद्दे उसने चुने, स्पष्ट रणनीति के साथ वो काम कर रहे हैं और जब सरकार पे हमले भी करते हैं, लेकिन तेवर, धार और आक्रामकता विपक्ष में जो होनी चाहिए वो नहीं है। और बीजेपी विपक्ष में बहुत शानदार काम करती थी, लेकिन शायद इन दलों के पास सत्ता में रहने का ज्यादा अनुभव है, विपक्ष में रहने का कम अनुभव है, इसलिए विपक्ष में रहते हुए इनके जो तेवर हैं उतने आक्रामक, धारदार और जनता को लुभाने वाले नहीं। एक चीज और समझनी थी सर, जिस तरह से बीजेपी के खेमे में बैठकों का दौर चल रहा है, चर्चाएं बहुत सारी है, चर्चाएं सीएम के चेहरे को लेके, आने वाले सीएम को चेहरे को लेके, केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ, सर ये सारी जो चर्चाएं इन दिनों चल रही हैं प्रदेश में, आप किस तरीके से इनका एनालिसिस करते हैं? क्या वाकई आने वाले समय में आसम फॉर्मेट को अख्तियार किया जाएगा यूपी के कॉन्टेक्स्ट में भी? आप ये देखिए कि जो पार्टी इतनी मजबूत दिख रही हो उस पार्टी में इस तरह की कवायद चल रही है कि एक मंत्री से उनका राष्ट्रीय जो संगठन महासचिव है वो अलग अलग बात कर रहा है और उनसे पूछ रहा है कि 2022 जीतने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये बताता है कि राजनीतिक दलों को किस तरह से काम करना चाहिए। आपको अपने मुद्दे तय करने हैं तो वो आपका काम है, और जो बीजेपी कर रही है, बीजेपी सत्ता में रहते हुए ही अपने अंदर के विपक्ष और अपने अंदर की नकारात्मकता को तलाशने की कोशिश कर रही है। तो मैं ये कहूंगा कि राजनीति दरअसल हुआ क्या है घनश्याम जी, पिछले 10 सालों में राजनीति का, यानी 2011 के बाद से जो राजनीति हो रही है उसका जो मेरा ऐसा मानना है कि वो एक अलग किस्म की राजनीति है, और तमाम ऐसे लोग हैं जो परंपराओं के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं जिससे उनको नुकसान हो रहा है। नए दौर में नई तरीके की राजनीति होनी चाहिए और जनता से जुड़ने वाली राजनीति होनी चाहिए। जैसे अब मैं कहूं कि फिर कि ममता बनर्जी ने जनता से जुड़ने की कोशिश की और कामयाब रही। अरविंद केजरीवाल जनता के मुद्दों पे जनता के साथ खड़े होकर भाजपा से लड़े और उन्होंने भाजपा को हराया। तो इस तरह से विपक्षी दल कर सकते हैं, उनके पास ममता बनर्जी और केजरीवाल मॉडल है। या फिर बिहार में भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा राष्ट्रीय जनता दल ने, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत अच्छी टक्कर दी। तो ऐसी टक्कर देने वाली पार्टी और नेतृत्व तो होना चाहिए अपोजिशन में, तब बात बनती है। सर लेकिन प्रदेश में यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बीजेपी की बात और योगी आदित्यनाथ की जब हम बात करते हैं तो सर आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ को बिना विश्वास में लिए, बगैर उनके विश्वास के उन पर कोई फैसला पार्टी कर सकती है? क्या इतना आसान होगा इस स्थिति में दिखाई देती है पार्टी का संगठन? देखिए अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है। हम लोग भी ये तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम लोग भी ये मान रहे हैं कि कुछ फैसले हो सकते हैं, लेकिन फैसला किस तरह का होगा
मंत्रिमंडल में विस्तार तक सीमित होगा, संगठन में कोई बदलाव होगा, सरकार में कोई बड़ा बदलाव होगा, ये अंदाजा लगाने की कोशिश हो रही है। लेकिन अटकलें हैं, पार्टी की तरफ से इस तरह के कोई संकेत नहीं है। और कल जो इनके महासचिव संगठन है बीएल संतोष जी कल मुख्यमंत्री आवास में काफी देर रहे भी। हाँ। तो पार्टी क्या करेगी? देखिए, भाजपा चौंकाती है और हम लोग अनुमान लगाते हैं कुछ और होता है कुछ। तो क्या ये फैसला होगा, इस कवायद के पीछे क्या मकसद है, वो शायद अभी हम लोगों को इंतजार करना है। ठीक है दिनेश जी, असल में एक धड़ा ये भी सोचता है कि वर्तमान सरकार में जब तक बदलाव नहीं होगा तो एंटी इंकम्बेंसी का खतरा आपके यहाँ कम नहीं होने वाला है और वोटर्स तक एक खास संदेश पहुंचेगा नहीं। तो क्या ये बैठकों का दौर उसी बदलाव के मद्देनजर है? अगर कुछ बताना चाहें आप हमको। नहीं घनश्याम जी, हमने कहा कि ये सतत प्रक्रिया है, सारे राज्यों में होता है। अभी बीएल संतोष जी उत्तर प्रदेश आए, इसके पहले आंध्र प्रदेश गए, कर्नाटक गए, कई प्रदेशों में होकर आए हैं। तो उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश भी आए हैं। यहाँ के संगठन को भी हमने कहा बैठक में जब आती है तो चर्चा होती है, परिचर्चा होती है, चिंतन होती है, आगे की कार्य योजना की तैयारी की जाती है। एक सतत प्रक्रिया है। और आप कह रहे हैं एंटी इंकम्बेंसी, कौन सी बात? माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री थे, कोई सीटों में कमी आई, ये कहने की बात होती है। जब आप अच्छा काम करते हैं, जब आप पारदर्शी तरीके से काम करते हैं और जब आप जनता के लिए काम करते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होती है। बाकी पार्टियां जब काम करती थी, काम वो भी करते थे, लेकिन वो काम किसके लिए करते थे? अपने लिए करते थे, अपने परिवार के लिए करते थे, अपने पार्टी के लिए करते थे, यही तो करते थे। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आपकी कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों ने किया क्या? चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों ने सबने अपने लिए किया और परिवार के लिए क्या, अपनी पार्टी के लिए क्या। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो जनता के लिए कर रही है। हम अगर आज हर तीसरे जिले में मेडिकल कॉलेज, अरे भाई आप लोग भी तो थे, अभी कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि स्वास्थ्य सेवाओं का जो आप बात रोना रोते हैं कि क्या कर रही थी, एक दिन का मामला है, एक दिन में क्या हो सकता है? 60 वर्षों तक आपने देश में शासन किया, आपका ध्यान नहीं गया, यहाँ तक नहीं गया, चिड़चिड़े तो महिला है, यहाँ तक ध्यान नहीं गया कि हमारे देश की महिलाएं खुले में शौच जा रही, हम उनको शौचालय तक नहीं दे पाए 60 वर्षों तक, हम लोगों को छत नहीं दे पाए 60 वर्षों तक, हम उनको शुद्ध पानी तक नहीं दे पाए, तो कैसी बात करते हैं? और विपक्ष की भूमिका जो बार बार विजय जी कह रहे हैं, इसलिए विपक्ष नहीं उठा पाए। आप किस मुंह से जाएंगे? किस मुंह से आप सुशासन की बात करेंगे? किस मुंह से आप सुशासन की बात करेंगे? किस मुंह से आप ईमानदारी की बात करेंगे? आपको सेवा का अवसर जनता ने दिया था, ठीक है, और आपने करके दिखाया, ठीक है। उसका उल्टा आपने किया। आपने जो वादा करते हैं वादे पे खड़े नहीं उतरते। हम तो जो अपने संकल्प पत्र में कहते हैं उसका अक्षरशः पालन करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र इसीलिए जनता से ज्यादा जो विपक्ष के नेता हैं ये पढ़ते हैं कि भाई क्या संकल्प ला रहे हैं, क्योंकि ये तो पूरा करेंगे ही करेंगे। इसलिए पहले इनको लगता है हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए जब जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे आप उठाएंगे और उन पर काम करेंगे तो कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं करेगा। ठीक है फिर आपका सुनील जी, है वो आपको और ठीक है सुनील जी, विधानसभा चुनाव में पिछले 45 सीटें और लोकसभा में 80 में से सिर्फ 5 सीटें। सर, इस आंकड़े को ब्रेक करने के लिए, इसमें बढ़ोतरी करने के लिए आपको वो 2 चीजें कौन सी दिखाई देती हैं जो कर सकते हैं आप? क्या चाचा भतीजे का मिलन इस बार हम देख पाएंगे? ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, इतनी बड़ी बात हम नहीं कर सकते। नहीं सर, छोटे कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं है सर, कुछ हिंट तो दे पाएंगे आप? नहीं, मैं ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम लोग जैसा अभी दिनेश जी लोकतांत्रिक, अच्छा, बहुत अजीब लगता है सुनील जी, आप यहाँ पे तो अपने को छोटे कार्यकर्ता बोल देते हैं, लेकिन यही छोटा कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कई सारे आरोप लगा देता है, तब वो छोटा नहीं होता। बट और अपनी ही पार्टी की शीर्ष जानकारी देने के लिए आप खुद को छोटा बोल देते हैं। थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन समझ में नहीं आता है। ये हमारा शीर्ष नेतृत्व, घनश्याम जी, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा किसको रखना है, किसको मिलाना है, किसको नहीं मिलाना है। अच्छा, लेकिन जो आंकड़े मैंने आपको बताया, आपके विधानसभा चुनाव के 45 और लोकसभा चुनाव के 5 सीटें, सर उनको आगे कैसे बढ़ाएंगे? उनके लिए 2 कोई ऐसी चीजें जो सोची हो रामबाण के तौर पे, वो तो पता होगा। देखिए जनता के साथ, देखिए घनश्याम जी, जनता के साथ धोखा हुआ है और जनता ने पुनः कुछ और सोचा, कुछ और था, हुआ कुछ और। जनता को यह लगा कि हम अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे तो यहाँ पे राम राज्य नहीं, ये तो कोसने की बात हुई ना सर सुनील जी, आप समझ ही नहीं पाए। ये तो आप कोस लीजिएगा,
पानी पी पी के कोसेगा, भी बहुत समय है। लेकिन मुझे यह बताइए कि आपकी ऐसी दो कौन सी बड़ी चीजें रहने वाली हैं जो पिछले 5 साल के विकास कार्यों से अलग इस बार की नई रणनीति लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों को बताएंगे कि देखिए इस बार हमारे ब्रीफकेस में आपके लिए कुछ खास है, वो समझाएंगे कैसे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा बेरोजगारों की बात करती है, बेरोजगारों के लिए काम करती है, गरीब मजदूर किसानों की बात करती है, गरीब मजदूर किसानों के लिए काम करती है, छोटे मझोले व्यापारियों की बात करती है और छोटे मझोले व्यापारियों के लिए काम करती है। यही तो समाजवाद है। हम असली समाजवाद को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिसने जनादेश खो दिया है, अभी आप कह रहे थे ना कि बीएल संतोषी आए हुए हैं, बीएल जी कह रहे थे बीएल संतोषी उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं, ये सतत क्या है? उत्तर प्रदेश में के इतिहास में पहली बार आपने देखा विधानसभा के अंदर 150 से ज्यादा विधायक सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे, 1 दर्जन से ज्यादा सांसदों ने अपने सरकार के खिलाफ चिट्ठी लिखा। यहाँ पे तमाम विधायकों ने अपने परिजनों को कोरोना काल में उनको हॉस्पिटल में एडमिट तक नहीं दिला पाए, उनको ऑक्सीजन तक नहीं दिला पाए। इनके केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जैसे लोगों ने कांग्रेस के लोगों को मदद तक मांगी ट्वीट करके। ठीक है सर, विपक्षी पार्टियों के नाते सिर्फ कोसने के अलावा फिलहाल आपके खाके पे कुछ खास दिखाई नहीं देता। आप मेरे साथ रहिए, शुचि श्रीवास्तव भी हैं। आने वाला समय बताएगा। ठीक है सर, हमें भी इंतजार रहेगा, हमें इंतजार रहेगा सर उस समय का, हमें इंतजार रहेगा उस समय का। अभी तो कई मुलाकातें हमारी और आपकी होती रहेंगी सर, आप निश्चिंत रहिए। शुचि श्रीवास्तव, ठीक है ठीक है, शुचि श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। शुचि जी, असल में प्रियंका गांधी सोशल साइट्स के जरिए, प्लेटफॉर्म्स के जरिए तो लगातार योगी जी पे हमलावर हैं, मुख्यमंत्री को कई सारी चीजें आरोपों के जरिए, अपने ट्वीट के जरिए वो गिनाती रही है, बताती रही है। क्या सिर्फ इस तरह के संदेशों के जरिए कांग्रेस अपनी छवि को और स्ट्रांग कर पाएगा, अपनी स्थिति को स्ट्रांग कर पाएगा, या जमीन पे उतरने की भी जरूरत है? देखिए, अभी अगर हम सिर्फ 14 महीने की ही बात करें तो जब ये सैकड़ों मजदूर हाईवेज पर गुजर रहे थे और योगी सरकार ने केमिकल की बारिश की थी, सीमाओं पे रोक दिया था, उस समय 1000 बसें जो हाईवे पर उतारी थी वो श्रीमती प्रियंका गांधी ने ही भेजी थी। ये बात अलग है कि जब विधायक चुराने हो या खरीदने हो तो कागज नहीं चेक होते हैं, अदरवाइज कागज बहुत बारीकी से चेक होते हैं। इसके अलावा अमेठी, रायबरेली और तमाम जगहों पर टनों अनाज, डेटॉल, साबुन, तेल, मसाले, ठीक है, लोगों को जरूरत की तमाम चीजें मुहैया कराई गई। अभी जब ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी, कंसंट्रेटर्स और टैंकर उन्होंने भेजा और उसके बाद यूपी की कोविड हेल्थ टेस्ट भी लगातार, अभी तो क्वालिफाइड लोग हैं, 2 गज दूरी, मास्क से। तो लोग तो इसे ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया, ये आपदा में अवसर का काम भी है असल में। कि आप अगर लोगों की मदद को आपदा में अवसर कहते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी राजनीति चमकाने का तो जरिया हो ही सकता है ना मैम, अपनी राजनीति चमकाने का जरिया हो ही सकता है। एक ऑक्सीजन सिलेंडर पे तमाम कार्यकर्ता अगर फोटो सेशन करवाने लगेंगे तो ये आपदा में अवसर होगा कि नहीं होगा मैम? देखिए, प्रियंका जी कोई सोने सूट नहीं है कि उनको एडवर्टाइजिंग की जरूरत हो। शहादत का इतिहास है, बलिदान का इतिहास है, देश और दुनिया के नेताओं में। चलिए, कांग्रेस पार्टी के स्पीकर, भाजपा के स्पीकर उछालने की परंपरा से आसमान पे थूकने जैसा तो सिद्ध होता है, लेकिन गांधी परिवार की क्रेडिबिलिटी, साख या लोगों की मदद करने की भावना पर कोई असर पड़ेगा तो मुझे नहीं लगता। चलिए मैम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लोकतंत्र में मेरे पास इतना ही समय, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, चर्चा में जुड़े, अपनी राय रखी। तो अभी थोड़ा समय भले ही है, लेकिन समय रहते भी कई सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर सभी राजनीतिक पार्टियों की पैनी नजर है, आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन अपने खाके को भी तैयार किया जा रहा है कि लोगों तक कौन सी ऐसी बात है जो उनके दिलो दिमाग में पहुंचे और वो वोट में भी तब्दील हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का लोकतंत्र देखने के लिए। नमस्कार।